जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और जिसमें दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और जिसमें आज का चैप्टर होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में और चूल वंश के बारे में। आप देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ एक आप लोगों के लिए पिक लगाया हूँ। पल्लव वंश का छोटा सा एक पिक यहाँ पर लगा हुआ है जो कि दक्षिण भारत में आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ा वंश नहीं था दोस्तों। आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पर वंश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में दोस्तों हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ध्यान देंगे, चालुक्य वंश में भी कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो इस प्रकार पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों आइए हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ें और पल्लव वंश में भी कुछ महत्वपूर्ण राजा के नाम हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नर वर्मन द्वितीय। और दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम आता है लेकिन सारे लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ राजा ऐसे हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है जो कि महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है। और आपको एक बात और बता दूं, दक्षिण भारत के राजवंश जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद सीमांत राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है उसमें हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीमांत राज्य के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों लास्ट में राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पर चैप्टर हम लोगों का भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि ये चैप्टर दक्षिण के राजवंश, सीमांत राज्य और राजपूत वंश 5 चैप्टर में हम आप लोगों को समाप्त कर देंगे पढ़ा करके, यानी 5 से 6 चैप्टर होगा और हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा। पुनः हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का जो चैप्टर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है जो भाग 1 है, इसमें पल्लव वंश में सबसे पहले प्रश्न क्या आता है। तो दोस्तों पल्लव वंश का सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। यानी कि जो पल्लव वंश है उसकी स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न बना, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों उत्तर देंगे, पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम हुआ करती थी जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में पड़ता है। तो दोस्तों जो पल्लव वंश की राजधानी है वह कांचीपुरम हुआ करती थी या कांची हुआ करती थी और वो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। और पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु द्वारा किया जा रहा है और पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम हुआ करती जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न बना, पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना, पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी। प्रश्न आएगा पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी, आप उत्तर देंगे पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना, सिंह विष्णु के दरबार में कौन से लेखक रहते थे, आप उत्तर देंगे सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक हुआ करते थे। ये भारवी नाम के एक लेखक हुआ करते थे दोस्तों जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और इन्हीं भारवी नाम के जो लेखक है इनके द्वारा कीर्ताजुनियम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो प्रश्न आएगा
कीर्ता जूनियर नामक पुस्तक की रचना की थी? आप उत्तर देंगे कीर्ता जूनियर नामक पुस्तक की रचना भारवी नाम के जो लेखक थे उनके द्वारा किया गया था। और जो भारवी नामक लेखक थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो प्रश्न आएगा सिंह विष्णु के दरबार में कौन लेखक रहते थे? आप उत्तर देंगे सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक रहते थे जिनके द्वारा कीर्ता जूनियर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न आया सिंह विष्णु के बाद कौन सा शासक बना था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना था। ध्यान देंगे सिंह विष्णु जो शासक थे उनके नहीं रहने के बाद कौन शासक बना था? उन्हीं का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम था, वो शासक बन गया था। तो प्रश्न आएगा सिंह विष्णु के बाद कौन शासक बना था? आप उत्तर देंगे सिंह विष्णु के बाद उन्हीं का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बन गया था। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वह एक महान कवि और संगीतज्ञ भी था। क्या था? महान कवि और संगीतज्ञ भी था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का मैंने एक यहाँ पिक लगाया, देखिए बहुत पुराना पिक है, ये महेंद्र वर्मन प्रथम का पिक है। अगला प्रश्न है मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर देंगे मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना महेंद्र वर्मन किसके अनुयायी थे? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे महेंद्र वर्मन सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिए थे। दोस्तों समझिएगा बात को, महेंद्र वर्मन प्रथम सबसे पहले किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। लेकिन एक संत हुआ करते थे जिनका नाम अप्पर था, उनके प्रभाव में आकर यानी उनके बाद में आकर के वो शैव धर्म अपना लिए थे। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो शैव धर्म को अपना लिया था, लेकिन आप कृष्ण भक्त हैं और आप कुछ बातें ऐसी बताए कृष्ण के बारे में कि आपके प्रभाव में आकर यानी आपके बात में आकर आपका दोस्त शैव धर्म को छोड़ करके कृष्ण धर्म को अपना लिया। कहने का तात्पर्य है कि आपके प्रभाव में आकर आपका दोस्त शैव धर्म को छोड़ करके कृष्ण धर्म अपना लिया। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न आ रहा कि महेंद्र वर्मन किसके अनुयायी थे? आप उत्तर देंगे महेंद्र वर्मन सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर के शैव धर्म को अपना लिए थे। फिर अगला प्रश्न बना पूरे पल्लव वंश में शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था हर वंश में कोई कोई ऐसा शासक हुआ करता था जो सबसे शक्तिशाली होता था या सबसे कहते हैं कि प्रतापी हुआ करता था। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछा जा रहा है पूरे पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आप उत्तर देंगे पूरे पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। अगला प्रश्न महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आप उत्तर देंगे महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था और एकाश मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता था। तो दोस्तों ध्यान देंगे महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण कौन करा रहा है? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम करा रहे हैं। और दोस्तों इसी एकाश मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता था। तो प्रश्न आएगा महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप उत्तर देंगे महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया और इसी एकाश मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना वातापी कुंड या महामल की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कुंड व महामल की उपाधि धारण किसने किया था? तो आप उत्तर देंगे वातापी कुंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। तो दोस्तों पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं उपाधि धारण करने यानी राजा लोग उपाधि धारण किया करते थे। तो यहाँ पर यही पूछ रहा कि नरसिंह वर्मन के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था? तो वातापी कोंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन के द्वारा धारण किया जा रहा। और दोस्तों अगला प्रश्न बना परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? आप उत्तर देंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। सीधी सी
बात है, एक लाइन में इसका जवाब होगा परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। और यहाँ पर मैंने एक परमेश्वर वर्मन प्रथम का दोस्तों पिक लगाया है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था? आप उत्तर देंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा लोकादित्य, एकमल, उग्रदंड, अत्यंत काम, रणजय और गुणभाजन की उपाधि धारण किया गया था। और इसके द्वारा मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। ध्यान दीजिएगा, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा कराया जा रहा है। और परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा लोकादित्य, एकमल, उग्रदंड, अत्यंत काम, रणजय एवं गुणभाजन की उपाधि धारण किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था? आप उत्तर देंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा लोकादित्य, एकमल, उग्रदंड, अत्यंत काम, रणविजय एवं गुणभाजन की उपाधि धारण की गई थी। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। फिर अगला प्रश्न आया, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ करता था। यानी कि जब अरब आक्रमण कर रहे हैं तो उस समय पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो प्रश्न आएगा, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? आप उत्तर देंगे अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अगला प्रश्न, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों कांची का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय करवा रहे हैं, और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जा रहा है। और ऊपर मैंने आपको बताया कि अरबों के आक्रमण के समय जो पल्लवों का शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था। और आगे जब इस मंदिर का निर्माण कराया गया, यानी कि राज सिद्धेश्वर मंदिर यानी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, उसी समय से स्थापत्य कला का भी शुरुआत हो गया था। यानी प्रश्न आएगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप उत्तर देंगे कांची के कैलाश का मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी मंदिर निर्माण के समय से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हो गई थी। और फिर अगला प्रश्न आया, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर देंगे महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अब ध्यान दें, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आप उत्तर देंगे महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? उत्तर देंगे मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय है और यहाँ नंदी वर्मन द्वितीय है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आप उत्तर देंगे मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर नंदी वर्मन द्वितीय से दो प्रश्न आ गए और दो उत्तर बन रहे हैं कि मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय करवा रहे हैं और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय करवा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप उत्तर देंगे बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? सीधे उत्तर देंगे पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ करता था।
फिर दोस्तों अगला आया चोल वंश। तो आइए चोल वंश के बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से प्रश्न बन रहे हैं। आप देखेंगे चोल शासक का मैंने एक यहाँ पिक लगाया हुआ, कितना सुंदर पिक है। मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, उस समय जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इतने सुंदर-सुंदर मंदिर लोग बनाते थे कि आज के समय में भी जो हमारे इंजीनियर हैं वो मंदिर नहीं बना सकते हैं। और इतनी सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ होती थी। देखिए आप यहाँ पर विजयालय का एक मैंने मूर्ति लगाया है, ऐसे लग रहा है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो ये मूर्ति बोल देगी। तो इतने सुंदर मंदिर और मूर्तियाँ उस समय बनाई जाती थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। तो दोस्तों आइए चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। और चोल वंश में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर देंगे चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे। प्रश्न आएगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर देंगे चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। और इसी तंजौर का पुराना नाम तांजाय हुआ करता था, यानी पुराना नाम या प्राचीन नाम तांजाय था। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर हुआ करती थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर देंगे चोल वंश की राजधानी तंजाय या जिसे तंजौर या तंजावुर भी कहते हैं, वहां पर थी। फिर अगला प्रश्न आया, कौन सा चोल शासक श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। और वहां पर जो राजा महिम पंचम थे वो भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण ले लिया था। ध्यान देंगे रोहड़ है, रोहड़ी नहीं है, रोहड़ है। तो जब चोल शासक राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं तो श्रीलंका का जो राजा था माहिम पंचम वो भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहर में शरण ले लिया था। और दोस्तों इस प्रकार चोल शासक राजराज प्रथम का विजय हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा, कौन सा चोल शासक श्रीलंका पर आक्रमण किया? आप उत्तर देंगे चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महिम पंचम भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण ले लिया था। फिर अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे प्रांतक प्रथम के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। यानी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय कब आक्रमण कर रहे हैं? जब प्रांतक प्रथम शासक का काल चल रहा था उस समय। तो प्रश्न आएगा किसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया? आप उत्तर देंगे प्रांतक प्रथम के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक तृतीय कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था। फिर अगला प्रश्न बना, तक्कोलम का युद्ध किसे कहते हैं? दोस्तों आप उत्तर देंगे प्रांतक प्रथम के शासन काल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था और इसी युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहते हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम के शासन काल में ही आक्रमण कर दिया था। कौन आक्रमण किया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम के शासन काल में आक्रमण कर दिया था। इसी युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में चोलों की बहुत बुरी तरह से दोस्तों हार हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था इसमें चोलों का बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। तो प्रश्न बन रहा है तक्कोलम का युद्ध किसे कहते हैं? आप उत्तर देंगे प्रांतक प्रथम के शासन काल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा जाता था। और दोस्तों इस युद्ध में चोलों की बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर देंगे राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के। और इन्हीं के द्वारा तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न आएगा राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? आप उत्तर देंगे राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के द्वारा तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों आइए आज का चैप्टर एक बार और रिवीजन करते हैं, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 1 के बारे में। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा
पल्लव वंश के बारे में। और पल्लव वंश का सबसे पहला प्रश्न बना था, पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया, पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम हुआ करती थी, जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंह विष्णु के दरबार में कौन से लेखक रहते थे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक हुआ करते थे, जिसके द्वारा कीर्ताजुनियम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, सिंह विष्णु के बाद कौन सा शासक बना था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना था। और महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ भी था। अगला प्रश्न बना, मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न बना, महेंद्र वर्मन किसके अनुयायी थे? दोस्तों हमने आपको बताया, महेंद्र वर्मन सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, और फिर बाद में संत अप्पर, जो कि तमिल कवि थे, तमिल संत थे, तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, पूरे पल्लव वंश में शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, पूरे पल्लव वंश में शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। और अगला प्रश्न बना, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। और इसी एकाश मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, वातापी कोण व महामल की उपाधि किसने धारण किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, वातापी कोण व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। और फिर अगला प्रश्न बना, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा लोकादित्य, एकमल, उग्रदंड, अत्यंत काम, रणजय एवं गुणभाजन की उपाधि धारण किया गया था। और इसके द्वारा मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? उत्तर बना था, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और फिर अगला प्रश्न बना, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता। और दोस्तों इसी मंदिर निर्माण के साथ साथ द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और अगला प्रश्न बना, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और फिर अगला प्रश्न बना, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। फिर दोस्तों हम लोगों ने चोल वंश के बारे में पढ़ा। और चोल वंश के बारे में जो पहला प्रश्न बना था वो प्रश्न था, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर बना था, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। और फिर अगला प्रश्न बना था, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी, और जिसका पुराना नाम तंजाय हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, कौन सा चोल शासक श्रीलंका पर आक्रमण किया था?
तो दोस्तों इसका उत्तर बना चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया उस समय वहां के राजा माहिम पंचम भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में जाकर के शरण लिया था। फिर अगला प्रश्न बना किसके शासनकाल में राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना प्रांतक प्रथम के शासनकाल में राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। और फिर अगला प्रश्न बना तक्कोलम का युद्ध किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रांतक प्रथम के शासनकाल में राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था और इसी युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों इस युद्ध में चोलों की बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना और जो लास्ट प्रश्न है राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के द्वारा तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 1 पढ़ा जिसमें पल्लव वंश के बारे में पढ़ा गया, फिर चोल वंश के बारे में पढ़ा गया। दोस्तों चोल वंश के बारे में जितनी भी हम लोग जानकारी लिए हैं वो अभी पूरी नहीं है। अब इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश तो इसमें जो पल्लव वंश पढ़ा दिए खत्म हो गया, लेकिन चोल वंश का कुछ भाग बसा हुआ है तो अगले चैप्टर में उसको हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया रिविजन कराया आप लोगों को चैप्टर तैयार हो गया होगा। अगर चैप्टर तैयार नहीं हुआ तो दोस्तों फिर पढ़िए और तैयार करके रिविजन करते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ हर चैप्टर में कहता हूँ कि बिना रिविजन का काम बनने वाला नहीं है, इसलिए रिविजन मस्ट है, करते रहिए। नहीं तो रिविजन नहीं करेंगे जो याद रहेगा भूल जाएगा और फिर फ्यूचर में चल करके आप लोगों को बहुत परेशानी आएगी। इसलिए रिविजन करिए और आज का चैप्टर दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।